हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स में सेकंड यूनिट का थर्ड टॉपिक जो है करैक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिमीडियल मेजर्स फॉर डाइवर्स लर्नर्स। उसमें हम 4 तरह के डाइवर्स लर्नर्स की बात करेंगे जो सिलेबस में दिए हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएटिव लर्नर, स्लो लर्नर, गिफ्टेड लर्नर्स एंड लर्नर्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दो और वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि मैं आगे जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियोज़ को देखो। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे कि डाइवर्स लर्नर्स या फिर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन। जो भी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स होंगे वो उनसे डिफरेंट होंगे, यानी कि उनसे अलग होंगे। और वो किन किन एस्पेक्ट्स में अलग होंगे? वो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि मेंटल एबिलिटीज़, फिजिकल एबिलिटीज़, उनके जो सोशल करैक्टरिस्टिक्स होंगे वो, या फिर उनके जो मेंटल करैक्टरिस्टिक्स होंगे वो जो एवरेज बच्चे हैं उनमें से अलग होंगे। और वो डिफरेंस लोअर साइड पे भी हो सकते हैं और अपर साइड पे भी हो सकते हैं। और इन बच्चों के लिए हमें जो स्कूल का इन्वायरमेंट है उसमें मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें उनको या फिर अलग से स्पेशल क्लासेस देनी पड़ेंगी, फिर उनका अलग से हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उनकी जो एबिलिटी है वो मैक्सिमम डेवलप हो उसके लिए। यही इसमें लिखा है। एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर दोज हु डिफर सो मच फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन इन देयर mental, physical and emotional and social characteristics. That means exceptional children are those who differs from average children either to the lower side और टू द अपर साइड। जैसे हमने पहले भी बात की कि वो लोअर साइड पे भी डिफरेंस हो सकते हैं बच्चे और अपर साइड पे भी हो सकते हैं। और दे में रिक्वायर मॉडिफिकेशन स्कूल इन्वायरमेंट और स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज इन ऑर्डर टू डेवलप देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने बीच में एवरेज चिल्ड्रन रखे हैं और इसके राइट साइड पे हमने रखे हैं हाई आईक्यू वाले बच्चे और दूसरी साइड पे लो आईक्यू वाले बच्चे। तो जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, जो एवरेज चिल्ड्रन होते हैं, उनका आईक्यू होता है 90 to 110। और जो हाई आईक्यू वाले बच्चे होते हैं उनका आईक्यू ज़्यादा होता है 130 से, तो उनको कहा जाता है गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो जो बच्चों गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे वो भी डाइवर्स लर्नर्स होंगे। ठीक है, और जिन बच्चों का आईक्यू लो होगा यानी कि 70 से कम होगा वो भी डाइवर्स लर्नर्स होंगे। और उनमें आ जाते हैं ऑडियो विजुअल मेंटल रिटार्डेड या फिर स्लो लर्नर। जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लो होता है। तो हमने ये बात की कि जिन बच्चों का आईक्यू एवरेज बच्चों से ज़्यादा होगा वो भी डाइवर्स लर्नर्स होंगे, और जिनका एवरेज बच्चों से कम होगा वो भी डाइवर्स लर्नर्स होंगे। और उसके लिए हमें उनको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए। ओके, अब हम देखेंगे डेफिनेशंस कि जो डाइवर्स लर्नर्स हैं या फिर एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस हैं उनकी क्या क्या डेफिनेशन दी गई हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट ने। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जर्सेल, टेलफोर्ड और सोरे की। तो उन्होंने कहा है कि द टर्म एक्सेप्शनल इज कॉमनली अप्लाई टू द चिल्ड्रन हु डिफर नोटेबली फ्रॉम द एवरेज चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं फ्रॉम एवरेज चिल्ड्रन से उनको कहा जाता है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या फिर डाइवर्स लर्नर्स। और दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू हैक ने कहा है कि द टर्म एक्सेप्शनल चिल्ड्रन अप्लाइज टू ऑल चिल्ड्रन हु आर हैंडीकैप्ड फिजिकली, सोशली एंड मेंटली as well as those who are gifted according to some scale of mental measurement। उन्होंने कहा है कि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो टर्म है वो उन बच्चों के लिए अप्लाई होती है जो कि हैंडीकैप हैं फिजिकली, सोशली या फिर मेंटली, और साथ में उन बच्चों के लिए भी होती है जो बच्चे गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं, उनके लिए भी टर्म एक्सेप्शनल चिल्ड्रन अप्लाई होती है। तो ये होगी डेफिनेशन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या फिर डाइवर्स लर्नर्स की। अब हम देखेंगे कि डायमेंशंस क्या क्या होती है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या फिर डाइवर्स लर्नर्स की। Exceptional children are those who deviate from the average children either to the lower side या फिर to the upper side in any of the following dimension। तो उसमें से पहली डायमेंशन है मेंटल डायमेंशन। तो मेंटल डायमेंशन की बात करें तो जो बच्चों की इंटेलिजेंस जो है वो सुपीरियर इंटेलिजेंस हो सकती है,
सब नॉर्मल इंटेलिजेंस हो सकती है, फिर उसको फीबल माइंडेडनेस भी बोल सकते हैं, यानी कि कुछ बच्चे जो बिल्कुल इंटेलिजेंट होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो ये मेंटल डायमेंशन होगी। दूसरा हुआ इमोशन डायमेंशंस। तो इमोशन डायमेंशंस में आते हैं लाइक साइकोन्यूरोटिक या फिर डेलिक्वेंट, जो अपराध वाली क्षमता जिसको बोलते हैं वो आ गई इमोशनल डायमेंशन में। एंड थर्ड वन इज सोशल डायमेंशन। तो सोशल डायमेंशन वहाँ हो सकती है कि जहाँ पर बच्चे में या फिर लीडरशिप की क्वालिटी हो या फिर उसमें आइसोलेशन हो, कि वो बच्चा आइसोलेट या फिर अकेले होकर रहे। तो इस तरह से सोशल डायमेंशन होगी, उसमें अपर भी आ गया, लोअर साइड भी आ गई। एंड फोर्थ वन इज फिजिकल डायमेंशंस। तो बच्चे में विजुअल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, हियरिंग डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसको स्पीच डिसऑर्डर हो, है ना, उसको बोलने में प्रॉब्लम हो, या फिर उसकी कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होगी, तो वो हो गया फिजिकल डायमेंशन। यानी कि उस वजह से बच्चे में एक्सेप्शन वाली क्वालिटीज़ आ रही हैं। तो ये हो गए 4 डायमेंशन जिनके बारे में हम बात की। अब हम देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के। सो फर्स्ट वन इज डिस्टिंक्टनेस, यानी कि वो बच्चा बिल्कुल अलग होगा फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन, जो एवरेज चिल्ड्रन होंगे उनसे वो बच्चे अलग होंगे। एंड सेकेंड वन इज डायमेंशंस। तो हमने पीछे 4 डायमेंशंस की बात की, तो उन्हीं के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है कि वो बच्चे डिस्टिंक्ट होंगे इन फिजिकल डेवलपमेंट में, और वो डिफर करेंगे मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल पावर में, इमोशन एबिलिटी उनकी डिफरेंस होगी, या फिर सोशल बिहेवियर भी उनका डिफरेंट होगा फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट वन इज डेविएशन। तो उन बच्चों के बिहेवियर में डेविएशन आएगी, लोअर लेवल पर भी आ सकती है और अपर लेवल पर भी आ सकती है, ठीक है, जिनके बारे में हमने पहले बात की। सो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज एज देयर डेविएशन फ्रॉम द एवरेज चिल्ड्रन इज क्वाइट मार्क्ड, यानी कि उन बच्चों को हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि उनकी डेविएशन हमें दिख जाती है। एंड फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पेशल इन्वायरमेंट्स। सो जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन नीड special environment for full development and nurturing of their talent, and they require modification of school practices and need special treatment in school to develop to their maximum capacity। यानी कि उन बच्चों को एक स्पेशल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है उनके टैलेंट को बढ़ाने के लिए, और उसमें जो स्कूल की प्रैक्टिसेस होती हैं, जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, उसमें भी जो टीचर होते हैं उनको मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सके। ओके, एंड जो फिफ्थ है वो है बोथ एक्सट्रीम्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो एक्सेप्शन चिल्ड्रन जो होंगे वो दोनों एक्सट्रीम से बिलोंग करेंगे, और वो 2 एक्सट्रीम्स होंगी अपर साइड और लोअर साइड, यानी कि उनकी या फिर उनका आईक्यू ज़्यादा होगा या फिर उनका आईक्यू कम होगा। तो वो होगी दोनों एक्सट्रीम्स की बात। इसके बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या फिर डाइवर्स लर्नर्स, जिनके बारे में सिलेबस में बात की गई है। वो हैं 4 टाइप के डाइवर्स लर्नर्स। फर्स्ट वन इज गिफ्टेड लर्नर्स, सेकेंड इज क्रिएटिव चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन इज स्लो लर्नर, एंड जो फोर्थ वन है वो है लर्नर्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इन चारों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना क्योंकि लास्ट टाइम भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गिफ्टेड लर्नर्स की, कि गिफ्टेड लर्नर्स क्या होते हैं। सो गिफ्टेड लर्नर्स आर दोज whose IQ is above 130। तो जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं उनका IQ 130 से ऊपर होता है, यानी कि अबव 130 वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं गिफ्टेड लर्नर्स। एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज हु शो कंसिस्टेंटली रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन एजुकेशनल एंडेवर्स। They possess a superior intellectual ability within the range of the upper 2 to 3% of the population। और वो जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ 2 से 3% होते हैं पूरी पॉपुलेशन में से। उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, यानी कि अबव 130 उनका IQ होता है, और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है हर क्लास में वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस उन बच्चों की होती है जो गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं वो। उसके बाद हम बात करेंगे कि उन गिफ्टेड बच्चों की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए, यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन, है ना। जब आपकी क्लास में कोई गिफ्टेड बच्चा होगा तो उसकी हम आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान का हम कैसे पता लगाएं। जो फर्स्ट थिंग है वो होगी IQ टेस्ट, है ना। बच्चों के IQ, बच्चे का हम IQ टेस्ट करेंगे जब हमें लग रहा है कि वो गिफ्टेड हो सकता है, तो IQ टेस्ट करेंगे। अगर उसका IQ आगे 130 के वक्त तो वो गिफ्टेड स्टूडेंट है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज
टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड रेटिंग, तो जो टीचर होता है वो ऑब्जर्व करता है कि वो बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है पूरी क्लास में, वो अपने आंसर्स किस तरह से जल्दी से दे रहा है, तो वो टीचर के ऑब्जर्वेशन पे बेस होगा। या फिर अचीवमेंट टेस्ट है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट, बच्चे के अचीवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं कि वो उसमें किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। एंड देन परफॉर्मेंस लेवल इन क्लास, कि बच्चे में पूरी क्लास में किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है। एंड कंपाइलिंग डाटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फैमिली एंड पेरेंट्स, हम जो बच्चा है उसकी फैमिली और पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं कि आपका बच्चा किस तरह से था, घर में भी उसका व्यवहार किस तरह से है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा गिफ्टेड चिल्ड्रन है या फिर नहीं है। ये होगी आइडेंटिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स, फिर हम देखेंगे नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स। ओके, सो जो पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट है वो है फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, कि वो फिजिकली कैसे बच्चे होंगे। तो वो फिजिकली वेल डेवलप्ड होंगे, उनकी वेल डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स, उनकी सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुई होंगी। एंड नेक्स्ट इज अर्ली डेवलपमेंट देन एज, यानी कि जितनी उन बच्चों की एज होती है उससे पहले ही वो बैठना सीख जाते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी से बैठना सीख जाएंगे, स्टैंडिंग वो जल्दी से चलना सीख जाएंगे, खड़े होना सीख जाएंगे। तो ये गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसमें ये होगा कि सुपीरियर इंटेलिजेंस है ना, उनका IQ 130 के अब होता है, जैसे हमने पहले भी देखा। रैपिड लर्निंग, वो जल्दी जल्दी से लर्निंग करेंगे। एबिलिटी टू एनालाइज, ऑर्गेनाइज, मेमोराइज एंड इमेजिनेशन, उनकी इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, वो जल्दी से याद कर लेते हैं ना, उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। हाई कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत हाई कॉन्फिडेंस होता है उनका। हाई वोकेबलरी, बहुत अच्छी वोकेबलरी होती है उनकी। और वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, वो किसी एक जगह पर नहीं टिकते हैं, उनके वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो बहुत कामों को इकट्ठे करना चाहते हैं। और अब हम देखेंगे सोशल करैक्टरिस्टिक्स, कि वो सोशली किस तरह से उनके वो डेवलप होते हैं। तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो पॉपुलर होते हैं अपने ग्रुप में, और उनकी इंटरेक्शन जो ओल्डर पीपल होते हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छी तरह से होती है, वो उनके साथ ज़्यादा घुलते मिलते हैं, उनके साथ ज़्यादा बातें करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड फोर्थ वन इज स्कूल करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो बच्चे स्कूल में किस तरह से होंगे। फर्स्ट वन इज हाई अचीवर्स, उनके रैंक्स अच्छे होंगे। मल्टी रिस्पॉन्सिबल, उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टीचर देते हैं, वो उनको निभाते भी हैं, यानी कि वो मल्टीटास्किंग होते हैं, है ना। और वो लर्न्स रैपिडली एंड ईजिली, वो बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं और बहुत आसानी से उनको याद हो जाता है जो टीचर्स उनको करवाते हैं वो, और उनके रैंक्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स। तो कुछ पॉजिटिव होंगे तो वहाँ पर कुछ नेगेटिव भी होंगे। सो फर्स्ट नेगेटिव करैक्टरिस्टिक वो ये है कि रेस्टलेस, वो रेस्टलेस होते हैं बच्चे, वो काम करते ही रहना चाहते हैं, उनको आराम पसंद नहीं होता है। एंड केयरलेस एटीट्यूड, उनका जो जैसे राइटिंग होगी है ना, उन बच्चों की इतनी अच्छी राइटिंग नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं। एंड इनडिफरेंट एटीट्यूड टू क्लास वर्क, उनका क्लास वर्क करने का इतना मन नहीं होता है क्योंकि उनको पता है मुझे समझ आ गया तो मैंने आगे क्यों ही करना है ये काम, इसलिए। एंड बिहेवियर इशूज़, उनमें इनडिसिप्लिन भी होता है क्योंकि पूरी क्लास में जो टीचर समझा रहा है उस बच्चे को एक बार समझ आ गया तो फिर वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको तो समझ आ गया, बाकियों को नहीं समझ आया तो वो बोलता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे कोई और अच्छा सा पढ़ाओ। ठीक है, तो उसमें उनके बिहेवियर भी इश्यूज आते हैं। अब हम देखेंगे कि उन बच्चों को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए, जो बच्चे गिफ्टेड हैं उनको किस तरह से शिक्षा हमें देनी चाहिए, यानी कि एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। सो फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है गिफ्टेड बच्चे की, जैसे हमने पहले बात की कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर IQ टेस्ट हो गई या फिर अचीवमेंट टेस्ट हो गई वो। एंड देन सेपरेशन ऑफ क्लासेस, उन बच्चों के लिए हमें अलग से क्लासेस देनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस, ताकि उनकी जो एबिलिटी है वो सेटिस्फाई हो सके। एंड एनरिचमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ उन्हें को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। एंड टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क होते हैं वो उन बच्चों को देने चाहिए। इंडिविजुअल अटेंशन, उन बच्चों को इंडिविजुअली अटेंशन देनी चाहिए टीचर्स को। स्पेशल होमवर्क, एक्स्ट्रा से होमवर्क, स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए, लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो या फिर स्पेशल स्कूल्स उन बच्चों के लिए हो अगर वो सुपीरियर इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं तो ये हो गए हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन। अगर आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन समझ आ गया तो प्लीज़ एक लाइक तो यहाँ पर बनता ही है। अब हम बात करेंगे स्लो लर्नर्स या फिर बैकवर्ड चिल्ड्रन की। तो स्लो लर्नर इज अ चाइल्ड ऑफ बिलो एवरेज इंटेलिजेंस,
जो गिफ्टेड चिल्ड्रन थे वो एवरेज बच्चों से ऊपर थे, और जो स्लो लर्नर हैं वो एवरेज बच्चों से नीचे, यानी कि बिलो एवरेज इंटेलिजेंस वाले, whose thinking skills have not developed significantly than the normal children of their age। यानी कि वो बच्चे ऐसे होते हैं उनकी थिंकिंग स्किल्स या फिर उनका आईक्यू उतना डेवलप नहीं हुआ होता है जितने उस एज के नॉर्मल बच्चे होते हैं, यानी कि एवरेज जो बच्चे होते हैं उससे कम उनका आईक्यू होता है। And a slow learner is a child or pupil who is able to learn educational skills but at slow rate or below average children। यानी कि उनका जो सीखने की स्किल्स की जो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है और वो कम होता है एवरेज बच्चों से। And the slow learner do not need special education because they do not have a mental problem। और जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको ये नहीं कि स्पेशल एजुकेशन दी, क्योंकि उनमें कोई मेडिकल इशू नहीं है, बस उन्हें अलग से अटेंशन देनी पड़ती है। इट इज़ जस्ट दैट दे डू नॉट परफॉर्म वेल इन स्कूल्स और इन अ गिवन प्रोजेक्ट एंड देयर लर्निंग प्रोग्रेस इज़ वेरी स्लो। बस बात यही है कि उनकी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो स्लो होता है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाने की ज़रूरत होती है, फिर वो सीख जाते हैं। थोड़ा उनका रेट स्लो होता है बट वो सीख जाते हैं। अब हम देखें कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है स्लो लर्नर्स की। पहली बात तो ये है कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक, बच्चों की ऑब्जर्वेशन करते हैं टीचर्स और टीचर को पता होता है कि मेरी क्लास में कौन सा बच्चा किस तरह का है वो। सेकंड वन इज परफॉर्मेंस लेवल, जो बच्चे की परफॉर्मेंस है जो आपने टेस्ट दी उसमें, है ना। एंड देन साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, बच्चों के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। केस स्टडी मेथड्स होते हैं, उनकी पूरी स्टडी की जाए कि बच्चा कहाँ से आ रहा है ना, वो किस तरह से स्टडी करता है वो। या फिर आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गए वो। पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, या फिर अचीवमेंट टेस्ट हो गए। ये जो पॉइंट्स हैं इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा स्लो लर्नर है या फिर नहीं है। तो ये हो गई आइडेंटिफिकेशन। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर्स। जो बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सो फर्स्ट वन इज लो अटेंशन पावर, है ना, वो अटेंशन कम देते हैं। सेकेंड वन इज लो सेल्फ एस्टीम, उनकी सेल्फ एस्टीम जो होती है वो बहुत ही लो होती है। एंड दे हैव पुअर मेमोरी एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग, उनकी मेमोरी बहुत पुअर होती है, वो थोड़ी ही देर के लिए कुछ चीज़ें याद रख पाते हैं फिर वो भूल जाते हैं। शॉर्ट कंसंट्रेशन स्पैन, वो कंसंट्रेशन थोड़ी ही देर के लिए दे पाते हैं, जब टीचर उनको कुछ बता रहा है वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ध्यान देंगे और थोड़ी ही देर के बाद उनका ध्यान वहाँ से कहीं और पर चला जाएगा, तो उनका जो कंसंट्रेशन का स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। एंड लिमिटेड एबिलिटी टू वर्क विद एब्स्ट्रैक्शन, वो जो अमूर्त चीज़ें होती हैं यानी कि जो उनके सामने नहीं है उनके साथ वो लिमिटेड एबिलिटी, थोड़ी ही टाइम के लिए उनके साथ काम कर सकते हैं, वो बिल्कुल इमेजिनेशन उनकी जो पावर होती है वो बहुत कम होती है। एंड नॉट एबल टू मास्टर स्किल्स, जो स्किल्स होते हैं वो उसमें एबिलिटी उनकी कम होती है, उनको टाइम लग जाता है सीखने में। एंड फाइंड इट हार्ड टू थिंक क्रिटिकली, वो क्रिटिकली उनको सोचने में टाइम लग जाता है ना, उनके लिए वो डिफ़िकल्ट होता है कि उनको कोई चीज़ है उसको क्रिटिकल इवैल्यूएशन करनी है, फिर क्या करना है, वो उसमें फंस जाते हैं उन चीज़ों में। हैबिट्स ऑफ लर्निंग वेरी स्लोली एंड फॉरगेटिंग वेरी क्विकली, वो एक तो स्लो लर्न करेंगे और फिर भूल भी बहुत जल्दी ही जाएंगे। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड क्रिएटिवनेस, उनकी मोटिवेशन बहुत ही कम होती है और क्रिएटिविटी भी उनकी कम होती है, और वो बच्चे मैथमेटिक्स में पुअर होते हैं क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं ना, उनकी एब्स्ट्रैक्शन के साथ काम करने की जो एबिलिटी है वो भी बहुत कम है। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर्स। अब इसके बाद हम देखें कि जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं उनकी क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, यानी कि वो बच्चे स्लो लर्नर किस वजह से बने, उसके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उन बच्चों के साथ। फर्स्ट वन इज पुअर आईसाइट, तो जिस बच्चे को कम दिखेगा, जिसकी आईसाइट थोड़ी सी वीक होगी, वो भी स्लो लर्नर हो जाता है क्योंकि उसको दिखेगा नहीं, वो समझ देरी से पाएगा, है ना। तो ये होगी पुअर आईसाइट। दूसरी ये होगी कि पुअर हियरिंग कैपेसिटी, बच्चे को सुनाई कम देगा, वो अटेंशन कम रख पाएगा, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। या फिर उस बच्चे का आईक्यू लो हो सकता है। पॉवर्टी, या फिर रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, नर्वसनेस, ब्रोकन होम्स। ब्रोकन होम्स हम इस तरह से कह सकते हैं कि बच्चे की जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, उसमें घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके पेरेंट्स या फिर सेपरेट हो गए तो वो ब्रोकन होम्स होते हैं। तो बच्चे वहाँ पर उन बच्चों का ध्यान ज़्यादा होता है और वो अपनी क्लासेस में अटेंशन कम दे पाते हैं, वो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं। या फिर बैड कंपनी, जो उनके पीयर ग्रुप हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो अच्छी कंपनी नहीं है उन बच्चों की, तो भी वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनका आईक्यू कम होता है। एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट, उन बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं होता है पढ़ने में,
या फिर हार्श एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, जो टीचर्स होते हैं उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है बच्चों के प्रति, कि टीचर उनको डांटे, उनको मारे, उनको पीटे बच्चों को कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इस तरह से करो, तो बच्चों को वो भी पसंद नहीं आता और वो पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं। एंड मैथड्स ऑफ टीचिंग, तो कुछ टीचर्स जो होते हैं उनके टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, वो बच्चों को बोरियत लगता है, वो बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए भी वो स्लो लर्नर्स हो जाते हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं करेगा तो। एंड अनट्रेन्ड टीचर्स, तो कुछ टीचर्स अनट्रेंड होते हैं, उनका बस यही होता है कि मैंने आज काम दिया है तुम्हें करना ही है, फिर मैं तुम्हें मारूं चाहे कुछ करूं, तो वो अनट्रेंड टीचर्स होते हैं, वो समझाते अच्छी तरह से नहीं है, बस उन्हें रिजल्ट चाहिए, तो वहाँ पर भी बच्चे जो हैं वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, वो कंसंट्रेशन उधर नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो स्लो लर्नर्स हो जाते हैं ऑन दैट स्पेसिफिक फील्ड। तो ये हो गए कॉजेज। अब हम बात करेंगे कि उन बच्चों को एजुकेशन कैसे देनी है जो स्लो लर्नर्स हैं उनको, ठीक है। तो एजुकेशन ऑफ स्लो लर्नर्स, फर्स्ट वन इज़ वही, पहले आइडेंटिफाई करो, बच्चों की आइडेंटिफिकेशन करो, पहचान करो कि वो स्लो लर्नर हैं तो वो कौन से बच्चे हैं, फिर उनके हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करें और रेगुलर मेडिकल चेकअप, उन बच्चों का कंटिन्यू रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए कि उनकी चाहे आईसाइट में प्रॉब्लम है, हियरिंग में इशू है, तो वो चेकअप हो ताकि बच्चों की हम जो प्रॉब्लम है उसका पता लगा सके। और टीचर यूज़ करे ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि AV एड्स का यूज़ करे, जिससे बच्चों को जो टीचिंग का मेथड है वो इंटरेस्टिंग लगे और बच्चे पढ़ पाएँ, उसको अच्छा लगे, उसके पढ़ने का मन करे। एंड स्पेशल क्लासेस लगाए हम बच्चों के लिए, जो बच्चे थोड़े स्लो लर्नर्स हैं जिनका मन नहीं करता है पढ़ने का, उनके लिए स्पेशल क्लासेस लगाएं, वहाँ पर इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हों, उस तरह से आप उनको पढ़ाएं। एंड शॉर्ट असाइनमेंट्स, ये नहीं कि आप लंबे लंबे असाइनमेंट्स दे दो बच्चों को कि तुम ये करो, जो उसमें रटाफिकेशन लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, आपने छोटे छोटे असाइनमेंट्स देने और वो भी इंटरेस्टिंग देने हैं, तब बच्चा जो स्लो लर्नर है वो उसको अच्छी तरह से कर पाएगा। और ड्रिल वर्क, यानी कि बार बार आप काम दो, अगर बच्चे को आज नहीं आ रहा है कोई नहीं बच्चे, आप आज नहीं कल करो, है ना। और प्रेज करो, यानी कि जब बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसकी प्रेज करो, आप उसको अच्छी तरह से मोटिवेट करो ताकि बच्चा कल के लिए भी अच्छी तरह से कर पाए। ओके। एंड देन रिमीडियल टीचिंग, जब आपको पता लग गया है कि बच्चे को इस तरह से समझ नहीं आ रहा, देन आप उसको रिमीडियल टीचिंग दो, यानी कि उसको आप अच्छी तरह से पढ़ाओ। आप बच्चे से पूछो कि आपको बच्चे किस तरह से पढ़ना है ना, तो आप उस तरह से उसको रिमीडियल टीचिंग दे सकते हो। एंड करिकुला अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, जो करिकुलम है वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, यानी कि उसमें लंबी लंबी थ्योरी सीधी नहीं दी गई हो, है ना, उसमें इंटरेस्ट जो बच्चों का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो उस तरह से बनाया जाए। एंड इंडिविजुअल अटेंशन, और बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाए, यानी कि हर बच्चे को अलग से हमें अटेंशन देनी है कि बच्चे आप में ये इशू आ रहा है तो हम उस बच्चे को अच्छी तरह से सिखाएं ताकि जो बच्चे की कैपेसिटी है वो डेवलप हो सके। सो गाइज, ये हो गए स्लो लर्नर्स। अगर आपको स्लो लर्नर समझ आ गए हैं तो अभी सब्सक्राइब वाले बटन पे जाओ और उसको प्रेस कर दो अभी के अभी, ताकि आगे जो भी वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और हाँ, भी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी हम बात करेंगे क्रिएटिव चिल्ड्रन के, है ना। जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम देखेंगे क्रिएटिव चिल्ड्रन होते क्या है। ओके, सो पहले हम बात करेंगे क्रिएटिविटी क्या होती है। हम बोलते हैं ना कि इसकी तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, ये पर्सन बहुत क्रिएटिव है, तो वो क्रिएटिविटी क्या होती है हम पहले वो बात करेंगे। सो क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू थिंक अप एंड डिजाइन न्यू इन्वेंशन, प्रोड्यूसेस वर्क ऑफ आर्ट, सोल्व प्रॉब्लम्स इन न्यू वेज, यानी कि क्रिएटिविटी वो होती है जहाँ पर हम कुछ न्यू जो है वो इन्वेंट करें, कुछ नया बनाएं, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हमने आर्ट करते हैं, हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, तो हमने क्रिएटिविटी लगाकर उसको बहुत सुंदर आर्ट दी है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में। एंड हम सोल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को न्यू वेज में, है ना। सोल्व तो सभी करते हैं पर जो सोल्व करने की वे है वो डिफरेंट होती है, तो वो होगी क्रिएटिविटी। And creativity is the critical aspect of a person's life, starting from inside the womb onward through adulthood, यानी कि जो क्रिएटिविटी है वो बच्चे जब से माँ के पेट के अंदर है वो में है तभी से वो शुरू हो जाती है, और ये बच्चे का क्रिएटिव एस्पेक्ट है किसी की भी लाइफ का, तो वो होगी क्रिएटिविटी। And creative in its simple little meaning stands for the ability or the capacity of a child to create and produce something. So तो क्रिएटिविटी ये होगी, और क्रिएटिविटी वो एबिलिटी है जिससे बच्चा कुछ क्रिएट कर सके, कुछ नया बना सके, तो वो होगी क्रिएटिविटी, और जो बनाएगा वो हो गया क्रिएटिव चिल्ड्रन। ओके, समझ आ गई बात, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं क्रिएटिव बच्चों के। सो पहली बात,
क्यूरियस, है ना, सीधी सी बात है। क्यूरियस, वो बच्चा क्यूरियस होगा, उत्सुक होगा जानने के लिए कि ये है, ये कैसे करना है, ये कैसे होगा। सो क्यूरियस। दूसरा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। उस बच्चे की जो थिंकिंग है वो इंडिपेंडेंट होगी, वो किसी पर डिपेंड नहीं होगा। वो खुद से सोचेगा कि ये है तो यार ये कैसे हुआ होगा, है ना, ये कैसे करना है, तो मैं इसको इस तरह से करूँगा। एंड थर्ड, इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो वो बच्चा जो सामने हो रहा है उसकी वो अपनी जजमेंट देगा कि ये सामने ये हुआ है, ये इसलिए हुआ होगा यार, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट जजमेंट देगा, तो वो बच्चा क्रिएटिव हो गया, है ना। और रिस्क टेकिंग बिहेवियर, वो रिस्क ले लेता है बच्चा कि मैं ये कर दूंगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा आगे क्या भी होगा। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखेगा कि वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाला बच्चा होगा। एंड क्रिएटिव राइटिंग, वो बहुत अच्छी सी क्रिएटिव राइटिंग करेगा। जैसे पोइट्स होते हैं वो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, तो वो भी क्रिएटिव होते हैं, वो लोग क्रिएटिव होते हैं, तो इसलिए क्रिएटिव राइटिंग वो करेंगे। तो ये सारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। इसके बाद हम देखें कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है हमें क्रिएटिव जो बच्चे हैं उनकी। पहला ऑब्जर्वेशन, वही बात, यूजिंग टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के कुछ टेस्ट होते हैं वो हम बच्चों के लेंगे। एंड देन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, और अचीवमेंट टेस्ट लिए जाते हैं जो टीचर्स लेते हैं या फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि वो बच्चा क्रिएटिव है। एंड देन हम बात करेंगे एजुकेशन कि जो क्रिएटिव बच्चा है, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है, उसकी एजुकेशन किस तरह से हम दें उस बच्चे को, ताकि उससे जो क्रिएटिविटी है वो एनकरेज हो। फर्स्ट, एनकरेज देयर लर्निंग। उन बच्चों की हमें लर्निंग को एनकरेज करना चाहिए। अगर वो कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन दे रहे हैं तो हमें उसको एनकरेज करना चाहिए, नहीं कि तुमने क्यों किया, है ना, हमें उसको एनकरेज करना चाहिए। एंड सेकंड, रिवार्ड क्रिएटिव एफर्ट्स। जो बच्चे क्रिएटिव एफर्ट लगाते हैं, वो कुछ सॉल्यूशंस देते हैं, तो उनको हमें रिवार्ड देना चाहिए, उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए रिवार्ड्स देकर। एंड थर्ड, शो योर पीपल्स दैट देयर आइडियाज हैव वैल्यू। और हम बच्चों को ये बताएं कि जो तुम आइडियाज दे रहे हो बच्चों, उसकी कुछ वैल्यू है, उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है। एंड नेक्स्ट, बी रिस्पेक्टफुल ऑफ इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज। तो जो बच्चा अपने आइडियाज दे रहा है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एज अ टीचर हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी बच्चा बोल रहा है, बेशक वो आइडिया अच्छा दे बुरा दे कुछ भी है, पर वो आइडिया तो दे रहा है ना, उसके कुछ क्रिएटिव आइडियाज तो है, तो हमें उस बच्चे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अनयूजुअल क्वेश्चंस। जो बच्चे क्लास में क्वेश्चंस पुट करते हैं, जैसे हम भी टीचिंग प्रैक्टिसेस में जाते हैं, फिर क्लास में होते हैं तो बच्चे कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं, तो हमें उसको डीमोटिवेट नहीं करना है बच्चे को कि तुम क्यों पूछ रहे हो, है ना। तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है और हमें उस तरह से आंसर देना है कि बच्चों ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से है। तो हम उस तरह से बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको सिर्फ एनकरेज करेंगे, डिस्करेज कभी भी नहीं किया जाता है जो बच्चे की क्रिएटिविटी होती है या फिर उसके जो भी आइडियाज होते हैं उनको। तो ये हुए क्रिएटिव चिल्ड्रन। अब हमारा जो इसमें लास्ट सब टॉपिक है वो है लर्नर्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि जिन बच्चों में कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो कौन से लर्नर्स होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको पीछे वाले तीनों जो सब टॉपिक्स हैं वो समझ आ गए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे इसकी। ओके, देन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स a disorder in one or more basic psychological processes involved in understanding or in using language spoken or written that may manifest itself in an imperfect ability to listen, speak, read, write, spell or to do mathematical calculation. सो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है उसमें साइकोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं हमारे, उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। तो वहाँ पर अगर हम कुछ बोल रहे हैं उसमें डिसऑर्डर, जो लिख रहे हैं उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो वो होती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। और बच्चों को कुछ मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं उसको करने में भी उनको इशू आता है, या फिर जो हम स्पेलिंग्स लिखते हैं उसमें भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो वो होती हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इनके बारे में हम एक एक करके आगे बात करेंगे। सो लर्निंग डिसेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम विद इंटेलिजेंस और मोटिवेशन। उन्होंने ये बोला है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, वो इंटेलिजेंस के साथ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी आर नॉट लेजी, वो बच्चे लेजी नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर एज इंटेलिजेंट एज अदर चिल्ड्रन, यानी कि जो एवरेज बच्चे होते हैं वो बच्चे उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं जितने एवरेज होते हैं।
दे जस्ट नीड टू बी टॉट इन वेज दैट आर टेलर्ड टू देयर यूनिक लर्निंग स्टाइल। यानी कि उन बच्चों को बस सिखाने की ज़रूरत होती है अलग वे से। अगर वो नॉर्मल वे से नहीं सीख रहे तो उनको इंटरेस्टिंग वे से सिखाने की ज़रूरत होती है उन बच्चों को जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज अ लर्नर फेसेस डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज। उनको जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करने में या फिर एक्वायर करने में डिफ़िकल्टी होती है और वो होती है लिसनिंग, सुनने का इशू, स्पीकिंग बोलने में, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, रीजनिंग या फिर जो मैथमेटिकल एबिलिटी और सोशल स्किल्स होते हैं उसमें उन बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड सेकेंड, लर्नर में सफ़र फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम्स। और या फिर वो बच्चे इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहे हैं, उनके घर में कोई माहौल ठीक नहीं है वो, या फिर लर्नर में बिकम मूडी, या फिर वो मूडी होते हैं, उनका जब मन करे वो तब पढ़ेंगे, है ना। ये बात एक ये हो गई। और अ लर्नर विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मे हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस। ये तो हमने पहले ही बात कर ली कि जो एवरेज बच्चे होते हैं या फिर उनकी इंटेलिजेंस उनके बराबर भी हो सकती है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके और नॉर्मल बच्चों की बराबर। एंड लास्ट, अ लर्नर विद लर्निंग डिसेबिलिटी मे हैव अ गुड विजन, साउंड ईयर्स। या फिर ये भी हो सकता है कि उसका विजन अच्छा हो और उनके साउंड ईयर्स यानी कि उनको अच्छी तरह से सुनाई दे। ये भी इशू नहीं होता है कई बार। तो इशूज़ क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो ये होती हैं। फर्स्ट वन इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग, उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। ये याद रखने वाली टर्म्स हैं, ये आपको जो टेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें पक्का क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी रीडिंग में होती है उसको क्या कहा जाता है, उसकी क्या टर्म है, तो वो होती है डिसलेक्सिया। एंड जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है मैथ में उसको कहा जाता है डिसकैलकुलिया। एंड राइटिंग डिसग्राफिया। और मोटर स्किल्स यानी कि चलने में इशू या फिर कुछ, वो होती है डिस्प्रैक्सिया। एंड लर्निंग डिसेबिलिटी इन लैंग्वेज, ये हो गया डिस्फेजिया। तो ये 5 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप्स के जो डाइवर्स लर्नर्स हैं वो। अब हम एंड में हम कंक्लूड करेंगे जो भी हमने पढ़ा उसको। पहले हमने ये बात की जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या फिर डाइवर्स लर्नर्स हैं वो बिल्कुल डिफर करेंगे नॉर्मल बच्चों से, या फिर लोअर साइड पे या फिर अपर साइड पे। और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं बच्चों को आइडेंटिफाई करने की। हमने देखा ना कि ऑब्जर्वेशन हो गया, IQ टेस्ट हो गए, वहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया उन बच्चों को कि वो बच्चे कैसे हैं। और टीचर्स को उन बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और उन बच्चों को स्पेशल क्लासेस भी लेनी चाहिए उन बच्चों की, ताकि वो बच्चे अच्छी तरह से सीखें और अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सकें। और जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि रिजिड नहीं हो। जो करिकुलम है आपका वो भी इंटरेस्टिंग हो, फ्लेक्सिबल हो, ताकि जो बच्चे का मन हो, जिस तरह से बच्चे सीखना चाहते हैं उस तरह से वो सीखें और आप उनको उस तरह से सिखाओ। तो ये हमने कंक्लूड कर दिया हमारा जो भी टॉपिक है वो। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको कमेंट करके बताना है कि आगे आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए और किस सब्जेक्ट की। मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए लेकर आ ही जाऊंगी डेफिनेटली। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले उसको पढ़ के रेडी हो जाओ अपने एग्जाम के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर।